नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। शुक्रवार को फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 45 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। 22 नवंबर को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी दर 7.8% हुई। जून के 36.24% के मुकाबले सबसे कम स्तर। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल जनवरी मार्च तिमाही में मंदी से बाहर निकल सकती है। रॉयटर्स के अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए पोल में 0.5% बढ़ोतरी का लगाया गया अनुमान। क्रूड पाम ऑयल पर सरकार ने इम्पोर्ट टैक्स घटाया। खाने की बढ़ती कीमतों पर मिलेगी राहत। अगस्त तक देश में 7.4 करोड़ लोग हो गए थे कोरोना संक्रमित। आईसीएमआर के दूसरे नेशनल सीरो सर्वे में हुआ खुलासा। बर्गर किंग इंडिया का आईपीओ 2 दिसंबर को आएगा। प्राइस बैंड 59 से 60 रुपए हुआ फिक्स। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में कई कोशिशों के बाद एचओईसी को नहीं मिली सफलता। जुबिलिएंट समूह के ऑयल एसेट्स को खरीदने की नहीं मिल रही मंजूरी। नकली सामान और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकारी नीति और मजबूत कानून की वकालत। फिकी कास्केड ने दिया सुझाव। 2020 में गूगल इंडिया का रेवेन्यू 35% बढ़कर 5,594 करोड़ रुपए हुआ। मुनाफा 24% बढ़ा। 2021 की पहली छमाही में 32,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी वॉल्ट डिज्नी। ग्राहकों की कमी झेल रही है कंपनी। 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने कई ऐलान किए थे। इसमें शामिल था 3 लाख करोड़ का सस्ता, आसान और गारंटी फ्री लोन। इस लोन से एमएसएमई सेक्टर का संकट काफी कम हुआ। इस लोन की बची रकम से सरकार ने वित्तीय मुश्किल का सामना कर रहे 26 सेक्टर्स की सेहत सुधारने का इंतजाम कर लिया है। सरकार ने मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS का ऐलान किया था। इस स्कीम से MSME सेक्टर को बड़ी राहत मिली। सस्ते आसान कर्ज ने कोरोना के दौर में इसे गिरावट से बाहर निकालने में बड़ी मदद दी। इस 3 लाख करोड़ की ECLGS में करीब 2 लाख करोड़ ही MSME ने कर्ज लिया था। अब सरकार बची हुई रकम को संकट में फंसे दूसरे सेक्टर्स की मदद के लिए बतौर ECLGS 2.0 देगी। योजना के तहत कामत कमेटी के पहचाने गए 26 संकटग्रस्त सेक्टर्स को गारंटीड सहायता दी जाएगी। ECLGS 2.0 के तहत अतिरिक्त कर्ज की मियाद 5 साल होगी, जिसमें 1 साल का मॉनिटोरियम होगा। योजना में वो कंपनियां भी शामिल होंगी जिन पर 29 फरवरी को 50 से 500 करोड़ रुपए बकाया था। योजना का मकसद लॉकडाउन से पैदा हुए संकट से कंपनियों को राहत देना है। हालांकि क्रेडिट लाइन का कुल साइज 3 लाख करोड़ रुपए का ही बना रहेगा। योजना के तहत NCGTCL लोन की 100% गारंटी देगी। योजना के तहत NCGTCL लोन की 100% गारंटी देगी। ये लोन बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन फैसिलिटी और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी के रूप में दिया जाएगा। NBFC के मामले में एडिशनल टर्म लोन फैसिलिटी के रूप में होगा। गारंटीड लोन स्कीम MSME, बिजनेस एंटरप्राइजेस, व्यक्तिगत कर्ज धारकों और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कर्ज धारकों को मुहैया कराई जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से न केवल अभी तक संकट में फंसे कारोबार अपने पैर पर खड़े हो पाएंगे, बल्कि वो रोजगार देने में भी सफल रहेंगे। वैसे भी सरकार फेस्टिव सीजन से शुरू हुई तेजी को किसी भी तरह से सुस्ती में तब्दील होते नहीं देखना चाहती है। खुद RBI गवर्नर ने कहा है, भारतीय इकोनॉमी की रिकवरी उम्मीद से तेज रही है। After witnessing a sharp contraction in GDP by 23.9% in the first quarter of the current financial year and a multi-speed normalization of activity in the second quarter, the Indian economy has exhibited stronger than expected pickup in momentum of recovery. The global economy has also witnessed a stronger than expected rebound in activity in the third quarter. IMF has accordingly revised its assessment for global growth in 2020 to a less severe contraction than what was originally assessed in June 2020. दरअसल फेस्टिव सीजन में आई तेजी पर किसी को शक नहीं है, लेकिन डर यही है कि अब इसके बाद आर्थिक रिकवरी की चाल कैसी रहती है। कोरोना की मौजूदा लहर भी इस पर सवाल खड़े कर रही है।
आरबीआई गवर्नर भी त्योहारों के बाद के मोमेंट को देखने के बाद इकोनॉमी की चाल का सही अंदाजा लगाने की बात कह रहे हैं। Even as growth outlook has improved, downside risks to growth continue due to the recent surge in infections in parts of Europe, other advanced economies, and also in parts of India. We need to be watchful about the sustainability of demand after the festivals and a possible reassessment of market expectations surrounding the vaccine. बहरहाल अब देखना यही है कि सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के सहारे क्या बची हुई इकोनॉमी इतनी रफ्तार पकड़ पाएगी कि वो भी संकट से बाहर निकले और देश में तेजी का माहौल कायम हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। भारत की अर्थव्यवस्था खपत पर आधारित है। इस बार के फेस्टिव सीजन में यही खरीदारी इकोनॉमी की तेज रिकवरी की वजह बनी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस बार ई कॉमर्स कंपनीज ने रिकॉर्ड बिक्री की है। इस बिक्री में सबसे ज्यादा योगदान छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों का रहा। अक्सर कहा जाता है कि असली भारत तो छोटे शहरों और गांव में बसता है। इस बार असली भारत ने ही इकोनॉमी को मंदी से बाहर निकालने का बीड़ा उठा रखा है। मेट्रो शहरों में बसने वाले इंडिया को पीछे छोड़कर भारत ने खरीदारी के दम पर इकोनॉमी को जबरदस्त सहारा दिया है। सबसे पहले तो बात करते हैं ऑनलाइन खरीदारी की, जिसने बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए और ये कीर्तिमान छोटे शहरों के दम पर बने। रेड सीड कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक ई कॉमर्स बिक्री 8.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इस साल 7 अरब डॉलर की बिक्री होने का अनुमान था। ये आंकड़ा 20% ज्यादा रहा। 2019 में फेस्टिव सीजन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों की कुल बिक्री 5 अरब डॉलर थी। इस बार कुल बिक्री में 88% हिस्सा फ्लिपकार्ट और अमेज़न के खाते में गया है। फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने इस एक महीने के दौरान 7.3 अरब डॉलर की बिक्री की। लेकिन इस रिकॉर्ड उछाल में बड़ा हाथ मेट्रो शहरों का नहीं, बल्कि ये करामात तो छोटे शहरों के दम पर हुई है। दरअसल अमेज़न फ्लिपकार्ट की इस बिक्री में हिस्सेदारी से खरीदारी का ट्रेंड समझना आसान है। कुल बिक्री में फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी 58% रही है। वहीं अमेज़न का 30% बिक्री पर कब्जा रहा। खास बात यह है कि फ्लिपकार्ट का असर छोटे शहरों में ज्यादा है और इसकी ज्यादा हिस्सेदारी के मायने हैं कि वहाँ से इस बार जमकर खरीदारी हुई है। वहीं अमेज़न की पकड़ मेट्रो शहरों में मजबूत है, इसीलिए बड़े शहरों की कम खरीदारी के चलते अमेज़न का हिस्सा कम रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोरोना का कोई असर इस बार ई कॉमर्स सेल पर न दिखाई दिया हो। प्रति व्यक्ति खरीदारी में इस बार भी कमी आई है। रेड सीड के मुताबिक इस बार औसतन GMV 6,600 रूपए रही, जो पिछले साल 7,450 रूपए थी। कुल खरीदारी में बढ़ोतरी की वजह इस बार ई कॉमर्स से जुड़ने वाले 4 करोड़ नए ग्राहक थे। इस बार 10 में से हर 4 ग्राहक पहली बार खरीदारी करने वाले थे। वहीं 90% ऑर्डर गैर मेट्रो शहरों से आए थे। इस बार खरीदारी में बढ़ोतरी की वजह डिस्काउंट्स, बैंकों से भागीदारी के जरिए EMI पर बिक्री और कई प्रोडक्ट्स की एक्सक्लूसिव लॉन्चिंग को माना जा रहा है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों का यह जलवा केवल ऑनलाइन शॉपिंग तक सीमित नहीं रहा। इकोनॉमी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कार बाजार को भी इन्हीं इलाकों ने मदद की है। कारों की कुल बिक्री इस बार जहां करीब 17% बढ़ी है, वहीं प्रति व्यक्ति आय में फिसड्डी राज्यों में ये बढ़त 27% रही है। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू कहे जाने वाले बाजारों में ये बढ़त 25% से ज्यादा रही है। संपन्न माने जाने वाले पश्चिमी भारत में बढ़त 19%, पूर्वी भारत में 16%, जबकि दक्षिण भारत में महज 7% रही है। वहीं कंपनियों का दावा है कि ये बढ़त और ज्यादा होती अगर मिनी लॉकडाउन जैसे हालातों के चलते सप्लाई पर असर नहीं पड़ता। माना जा रहा है कि लगातार दूसरे साल आए दमदार मानसून से ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ने से तेजी आई है। कंपनियों की हिस्सेदारी भी इस दौरान शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बढ़ी है। मारुति की कुल बिक्री में ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 41% हो गई है, जबकि शहरी इलाकों में ये 2% कम होकर 32% रह गई है। टाटा मोटर्स की ग्रामीण इलाकों में बिक्री 4 से 5% बढ़कर 43% रही और महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी 4 से 5% बढ़कर 53% रही। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा बिक्री SUVs की हो रही है। अब कंपनियां इन इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शोरूम खोल रही हैं। यानी साफ है कि कृषि के बूते भारतीय इकोनॉमी कमाल कर सकती है। अब अगर किसानों की तरक्की के लिए सरकार कुछ और कदम उठाती है तो फिर इकोनॉमी की तेज रफ्तार का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।